फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास। इट्स पार्ट टू, यानी पार्ट टू एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था, मेंटेनिंग ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड बैलेंस इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में हमारी बॉडी किस तरीके से वो फ्लूइड को बैलेंस करती है और क्या फ्लूइड हैं, क्या कंटेंट्स हैं, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स रहते हैं, जिसमें से एक फ्लूइड होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है, बैलेंस करता है हमारी बॉडी को। और इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये तीन इलेक्ट्रोलाइट है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। इनका काम होता है नर्वस सिस्टम की मूवमेंट, मतलब जो नर्वस टिश्यू जो आपने पढ़ा था टिश्यू वाले पार्ट में, उनको ये हेल्प करते हैं क्या, सिग्नल ट्रांसमिट करने में। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो आपने 10th-12th में पढ़ा होगा फिज़िक्स में कि एटम के सराउंडिंग कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कैसे सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमारे बॉडी के ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये बॉडी मेंटेन करती है। अगर मैं बात करूं कि एसिड बेस बैलेंस साथ में हमारी बॉडी में कैसे मेंटेन किया जाता है, तो पीएच लेवल जो है हमारा ब्लड, अब यहाँ पे देखो, ध्यान करो कि किडनी का जब मैं पढ़ा रहा था, यानी आपकी यूरिनरी सिस्टम में, तो मैंने बताया था किडनी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैलेंसिंग ऑफ पीएच में। तो ये क्या पीएच बैलेंस मेंटेन करती है? तो 7.35 से लेके 7.45 हमारा बॉडी का एक नेचुरल पीएच लेवल है जो मेंटेन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और समझते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लास में। तो दूसरे सिस्टम पे हम आते हैं। तो आज का हमारा सिस्टम रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं जो ये आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास है, ये बिल्कुल शॉर्ट में एक या दो सिस्टम को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर में कवर करेंगे। अब है क्या, अब आ जाते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले मेल जेनाइटल ऑर्गन, जो कि ये क्या है, ये एक 6 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ सिस्टम है। यानी आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक कंसिस्ट करता है 6 कंपोनेंट्स को मिला के। तो क्या क्या 6 कंपोनेंट्स हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है आपका टेस्टिस एंड एपिडर्मिक्स। तो ये अब टेस्टिस क्या होते हैं, यानी जो आप ये नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हो कि बॉल्स जस्ट किडिंग। टेस्टिस हैं जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट जो है, और एपिडेमिक्स जो है इसके साथ में, टेस्टिस के साथ में ही ऊपर की तरफ ही रहता है। हाँ, अब टेस्टिस का एक शॉर्ट में बता देता हूँ। टेस्टिस जो है आपके बॉडी टेम्परेचर से हमेशा उसका टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। तो कभी कभी आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, मेल में अगर मैं बात करूँगा, या कई बार लोग जनरली क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर टेस्टिकल्स हमारे ज़्यादा नीचे की तरफ क्यों रहते हैं, या पानी क्यों, कई लोगों के टेस्टिकल्स में पानी आना, जिसे बोल देते हैं आम भाषा में फ्लूइड आने लगता है बेसिकली। तो वो किस वजह से आता है? वो डिफरेंट डिजीज़ की वजह से कॉज करता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टेस्टिकल का टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर से हमेशा कम रहेगा। ये एक बाय वाइज क्वेश्चन बेस पे मैं बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने मेल जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या 6 कंपोनेंट्स है। तो पहला और बता दिया मैंने, टेस्टिस। दूसरा हो गया आपका एपिडर्मिक्स। तीसरा आ जाता है डिफरेंट डक्ट्स। इसके अंदर डक्ट्स भी होते हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं। फिर होता है आपका सेमिनल वेसल्स जो हैं आपके, ये रहते हैं। और जी, बात कर रहे थे हम मेल जेनाइटल ऑर्गन की, जिसके अंदर 6 कंपोनेंट्स थे। सबसे पहले आपका टेस्टिकल, उसके बाद आ गया आपका एपिडर्मिस, फिर आ गया आपका डिफरेंट डक्ट्स, फिर आ गया आपका सेमिनल वेसल्स, फिर आ गया आपका इजैकुलेशन डक्ट एंड पीनस, फिर आ गया आपका प्रोस्टेट। अब देखो, प्रोस्टेट आपने कई बार सुना होगा, प्रोस्टेट बढ़ जाता है या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया। तो प्रोस्टेट बेसिकली क्या है? प्रोस्टेट जो है एक तरीके का आपका ग्लैंड है, जो कि क्या काम करता है, ये आपके यूरिन और जो स्पर्म है उस दोनों में वॉल्व का काम करता है, ठीक है, कि यूरिन के साथ स्पर्म ना आए और स्पर्म के साथ यूरिन ना आए आपके ब्लैडर में से, ठीक है। प्रोस्टेट का ये काम रहता है।
उसके बाद है आपका, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड आपका ख़राब होगा तो यूरिन जो है वो आपके टेस्टिकल्स में जाने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है आप, अब एक आम भाषा में मैंने समझा दिया कि कैसे फ्लूइड जो है वो वहाँ पे आने लगता है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है दूसरे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव मेल जेनिटल में देखने को मिलते हैं। अब डिफरेंट है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हम अभी कोई भी ऑर्गन्स के डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब आ जाते हैं हमारा स्पेसिफिक जो मेल रिप्रोडक्टिव में ही है हमारा स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। तो ये जो है बेसिकली डेवलप क्या है, इसको स्पर्म सेल कहते हैं। ये स्पर्म सेल होता है। अब देखो, आपने सेल स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, एक सेल आपका ये भी आ गया। तो स्टार्टिंग जो था वो बॉडी का था, ये जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल यानी स्पर्म सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक है, स्पर्म सेल क्या करता है, बेसिकली ये स्पर्मेटोजोआ है जो कि क्या करता है, एक तरीके से कह सकते हो आप माइन्यूट सेल है जो कि टेल होती है, ऐसे समझ लो कि उसका हेड पार्ट है और उसके पीछे एक टेल लगी हुई है। वो क्या करता है, वो स्पर्म जो है आपके जो फीमेल है उसमें ओवरी में जो एग फॉर्म होता है उसके साथ जाके मीट करता है। यानी सपोज ये एग है, एग हो गया बड़ा, यहाँ से स्पर्म आया। ठीक है, विक्की डोनर में एक डायलॉग है स्पर्म, तो वैसे सही है कुछ, जैसे आपका ये एग हो गया, यहाँ से ये आया और वो मीट किया, मीट किया मतलब इसमें पेनिट्रेट किया, वो अंदर जाके अब सर्वाइव करेगा। जब वो सर्वाइव करना शुरू होगा तो फिर डिफरेंट डिफरेंट आपके सेल्स का फॉर्मेशन शुरू होगा और वो ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होगा। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म सेल के बारे में भी आपने जाना किस तरीके का होता है, और मेल जेनिटल आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपने देखा, जेनिटल ऑर्गन को भी समझा। अब आ जाते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मिलके एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मिलके एक ऑर्गन में कन्वर्ट करते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका ओवरीज। ठीक है, ओवरीज क्या है, वो एग्स हैं जहाँ पे एग्स ले मतलब एग्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका यूनाइटेड ट्यूब, यानी जिसको हम फिलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। वो ट्यूब्स क्या करती है, वो ज्वाइंट करती हैं आपकी ओवरीज को, आपकी कहाँ तक, यूरेथ्रस तक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूरेथ्रस, जहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यानी जहाँ बच्चा पैदा होता है, जब स्पर्म जाके एग के साथ मीट करेगा फिलोपियन ट्यूब में, और फिर वो धीरे 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 जाके यूरेथ्रस में आके वो सर्वाइव करना शुरू करता है, डेवलप करना शुरू करता है। फिर है आपका वजाइना। वजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट है। उसके बाद आ जाता है आपका, देन आ जाता है क्लैटोरियस। अब ये क्लैटोरियस क्या है, ये जी स्पॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लैटोरियस जो है ये आपका इंटरकोर्स एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव पार्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव का। और उसके बाद आते हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स मतलब जो ओपनिंग्स होती है वजाइना की, उसमें। तो अब आप इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम समझेंगे चीज़ों का, कि कैसे कैसे आपकी जो एग्स हैं वो कैसे स्पर्म के साथ मीट करती हैं और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ओजेनेसिस, यानी प्रोसेस जिसमें आपका क्या, ह्यूमन बेबी जो है वो क्रिएट होता है फीमेल के, कहाँ पे, गैमेट्स में, यानी ओवरीज में। कैसे यानी ओजेनेसिस क्या है, जब आपका एग और स्पर्म मीट करेगा तो प्रोसेस है दैट द ह्यूमन बेबी यूज्ड टू क्रिएट फीमेल गैमेट्स और ओवरी इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ठीक है, जहाँ पे वो फॉर्म कर रहा है। फिर आ जाता है फर्टिलाइजेशन। समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ह्यूमन एग यानी फीमेल में एग होता है, मेल में स्पर्म होता है। जब वो आपस में प्रॉपरली मीट करेंगे तभी जो है
वो फर्टिलाइज करेगी, यानी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो पाएगी। अब कई जगह केसेस में देखा गया है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसको ब्लेम किया जाता है। देखिए, मैं पर्टिकुलर कोई सोसाइटी या पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ कि भाई लड़की पैदा हो गई या लड़का पैदा हो गया। तो ये एक दिमाग में बहुत बड़ा मिथ है, अंधविश्वास है कि लड़की पैदा करना और लड़का पैदा करना लड़की के हाथ में है या लड़के के हाथ में है, यानी मेल या फीमेल किसी के हाथ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, एक अंधविश्वास है। हाँ, कई लोगों का हो गया है तो लोग मानने लगे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको अंधविश्वास के अंदर ही रखा जाता है चीज़ों को। और कभी भी कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी मेल या फीमेल में से कोई भी सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बर्थ का। दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई केसेस में देखा जाता है कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उस केस में ज़रूरी नहीं है कि फीमेल या मेल में प्रॉब्लम हो, वो डायग्नोसिस के बाद ही पता लगता है। इसलिए हमारे जो लेक्चर का आप टैगलाइन देखेंगे, स्टार्ट डायग्नोस्टिक रखा गया है। तो आपको जानना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर में फीमेल और मेल जेनाइटल सिस्टम के बारे में खूब अच्छी से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए या इलाहाबाद रहिए।